नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर और ट्रंप को लिखे गए ज़ेलेंस्की के पत्र पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा। 2 अप्रैल से भारत, चीन समेत कई देशों पर लगेगा रेसिप्रोकल टैरिफ। चीन ने किया पलटवार, कहा हम अंत तक लड़ेंगे ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिखा एक पत्र। रूस से वार्ता और खनिज डील के लिए तैयार। रूस ने बताया सकारात्मक कदम, कहा ज़ेलेंस्की के आदेश के चलते रुकी है शांति वार्ता। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन से खुफिया जानकारी साझा करना किया बंद। अरब नेताओं की गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 53 अरब डॉलर की 5 वर्षीय योजना को इजराइल और अमेरिका ने नकारा। गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर जताया भरोसा। चीन ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में की बढ़ोतरी। 7.2% की वृद्धि के साथ 249 अरब डॉलर तक पहुंचा रक्षा बजट। नए एयरक्राफ्ट, नौसेना जहाज और स्टील्थ तकनीक पर आधारित लड़ाकू विमानों पर जोर। दक्षिण सूडान में गृह युद्ध का खतरा मंडराया। उपराष्ट्रपति रीक माचर के घर को घेरा। माचर के वफादार पेट्रोलियम मंत्री और उपसेना प्रमुख गिरफ्तार। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों से आयात होने वाले सामान पर शुल्क लगाने के फैसले से ग्लोबल टैरिफ वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप ने चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा जैसे अन्य कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इन फैसलों से जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल शुरू हो गई है, वहीं अमेरिका के अंदर भी इन फैसलों का विरोध हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से लेकर गाजा तक जारी युद्ध को रोकने का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा युद्ध छेड़ रहे हैं जिससे खून भले ही ना बहे, लेकिन इसके प्रभाव से कई देशों का खून जरूर जम जाएगा। पूरी विश्व व्यवस्था को बदल देने वाला ये ऐसा व्यापार युद्ध है जिसे ट्रंप टैरिफ के सहारे कई देशों से इस रण में घोड़े उतार दिए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, यानी पूरी दुनिया एक बार फिर ट्रंप के टैरिफ तूफान में फंस गई है। अमेरिका रिच अगेन का आह्वान करते हुए ट्रंप ने चीन, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा जैसे अन्य कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने दूसरे देशों की तरफ से जारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए इसे बेहद जरूरी कदम करार दिया, ताकि अमेरिकी उद्योग और उनके कर्मचारियों को सुरक्षा दी जा सके। कांग्रेस को दिए अपने संबोधन में ट्रंप ने टैरिफ योजना को अमेरिका का संक्रमण काल करार दिया, जिससे अर्थव्यवस्था थोड़ी मुश्किलों से होकर जरूर गुजरेगी, लेकिन आने वाला समय अमेरिका के लिए सुनहरा दौर होगा। हालांकि एक दिन पहले चीन, कनाडा और ईयू के कई देशों ने बदले में ट्रंप पर जवाबी कार्रवाई कर चुनौती जरूर पेश कर दी थी। बहरहाल व्यापार युद्ध का दूरगामी असर क्या होगा, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाजारों का रुझान निश्चित ही आम लोगों के उलट है। इसलिए ट्रंप की टैरिफ योजना का न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देशों में विरोध हो रहा है, बल्कि अमेरिका के बड़े व्यापारिक घराने भी इस नीति की निंदा कर रहे हैं। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में शुमार वॉरेन बफे ने ट्रंप टैरिफ को एक तरह का युद्ध करार दिया, जिसका असर अमेरिकी विकास दर पर जरूर पड़ेगा। टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते अमेरिका सहित दुनिया के अलग अलग देशों के शेयर बाजार सहमे नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पनामा नहर को फिर से अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने पनामा शहर के निर्माण में मदद की थी और यह 1914 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने 1999 में इस नहर का पूर्ण नियंत्रण पनामा को दे दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने ग्रीनलैंड का भी जिक्र किया। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए सेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ट्रंप को इस द्वीप की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यह अमेरिकी सेना और इसके बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अहम है।
इतना ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ग्रीनलैंड न सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस द्वीप पर दुर्लभ खनिज का विशाल भंडार भी है। 2023 में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ दुर्लभ खनिज भंडार का विशाल खजाना है और ऐसे 34 खनिजों में 25 खनिज पदार्थ ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इनमें बैटरी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे ग्रेफाइट और लिथियम के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और एयर टर्बाइनों में इस्तेमाल होने वाले तथाकथित दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा हुई है कई देशों पर, किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि जब से दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है या उससे पहले अपने चुनावी भाषणों में भी वो लगातार टैरिफ्स को बढ़ाने की बात करते रहे हैं, पर जितना उन्होंने चुनावी भाषणों में या बाद के भाषणों में कहा है, उनको कार्यान्वित करने में थोड़ा धीमी गति नजर आती है। जैसे यूरोपीय देशों पर अभी इस तरह का उन्होंने टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं। कुछ समय दिया मेक्सिको और कनाडा को, 1 महीने का। चीन पर पहले 10% बढ़ाए, फिर और 10% बढ़ाए हैं। भारत पर नहीं नए टैरिफ लागू हुए हैं। तो मुझे लगता है इसी नजरिए से आप देखें तो जो 2 अप्रैल को वो कह रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं कि जो देश अमेरिका के निर्यात पर जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उसी देश के निर्यात पर उतना टैरिफ लगाएगा। तो ये बात कहने के लिए लगता है कि चिंता का विषय है, पर मुझे लगता है कि इसको कार्यान्वित करने में, इम्प्लीमेंट करने में आप देखेंगे कि फिर से या तो कम होगा या देर से होगा या उसका कुछ सुलझाना। सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अमेरिका के अंदर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों पर, और जो मुख्य जिस कारण से वो टैरिफ लगाना चाहते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं, वहाँ पर महंगाई कम करना चाहते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कदमों से न सिर्फ अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ेगी, बल्कि इसका कोई शॉर्ट टर्म में कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, उन्होंने आज अपने भाषण में जैसे कहा कि वो टैरिफ बढ़ाकर, जाहिर है कि उससे महंगाई होगी आम जनता के लिए अमेरिका में, पर उसके साथ वो टैक्स कट की भी बात करते हैं। अब वो टैक्स कट क्या केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को होगा या आम नागरिकों को भी होगा? हालांकि उन्होंने कहा कि उनको ये सोच उनकी है कि कई इस तरह की आमदनी के जो जरिए हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी है, टिप्स है, या उन्होंने कहा कि ओवर टाइम है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो आम जनता को भी फिर वो टैक्स कट देने की बात कुछ कर रहे हैं। तो यही उनकी सोच है कि प्रतिस्पर्धा जो है उसमें अमेरिका किस तरह से अपने निर्यात को सक्षम बनाए और बढ़ाए, विश्व भर में उत्पादन घर में हो, ये सब उनकी सोच है इसको लेकर। पर ये जो उथल पुथल है उससे आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी तनाव आता है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें उथल पुथल हो रही है। तो वो चिंता का विषय बने रहेगा, पर जितनी तीखी भाषा में वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि उसको लागू करने में थोड़ा सा बदलाव आएगा, जब थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। भारत जैसे देशों पर क्या कुछ इसका असर होगा? भारत देखें पहले से ही तैयारी कर रहा है हर तरह से। पहले आप देखें इस साल के बजट में कुछ चीजें जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, उन पर हमने टैरिफ पहले ही नीचे किए, तो एक संकेत दिया भारत ने। और भारत कई नई तरह के आयात करने वाला है, सुरक्षा उपकरणों का आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री वहां गए होंगे। उसके साथ साथ आप देखें आज भारत 27 जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनसे भी अभी फिर से तेजी से बातचीत शुरू हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की। यूरोप को भी जरूरत है इस तरह से। तो यदि अमेरिका में भारत की निर्यात पर कुछ अंकुश लगता है तो वो निर्यात कहाँ दूसरे देशों में कैसे पहुंचाया जा सकता है, ताकि भारत की जो लगातार विकास दर है वो बनी रहे, निर्यात बना रहे। तो उसके लिए सभी देश और भारत भी उसमें लगातार जुड़ा हुआ है दूसरे देशों के साथ मिलकर उसका कोई तरीका निकालने का, कि यदि अमेरिका के साथ व्यापार संबंध में कुछ रुकावट आती है तो भारत का विश्व में जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता रहना चाहिए और दूसरे देशों को वो डाइवर्शन हो जाएगा उसका। और विश्व के शेयर बाजारों में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसका? खुद अमेरिका के शेयर बाजार में भी काफ़ी कुछ हलचल देखी जा रही है। तो कहीं ये जो टैरिफ वॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्रिएट किया है, कहीं उनके लिए ये उल्टा तो नहीं पड़ेगा? जाहिर है कि यदि टैरिफ अचानक से इस तरह से बढ़ाए जाते हैं
तो कई तरह से असर होगा अमेरिका पे। सबसे पहले तो ये बात आसान है कि यदि टैरिफ लगता है तो वो साजो सामान जो बाहर से अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए आता है वो महंगा हो जाएगा। दूसरा, आप देखें कि जैसे कनाडा ने आज कहा है या चीन ने कहा है, दूसरे देश भी फिर उसके मुकाबले में टैरिफ अपना लगाएंगे, बढ़ाएंगे, तो उससे जो अमेरिका के निर्यात की प्रतिस्पर्धा की क्षमता है वो कम होगी, क्योंकि वहां भी उसी तरह के टैरिफ लगने वाले हैं दूसरे देशों में। तो जाहिर है कि इसका जो इस तरह की उथल पुथल का कुछ खामियाजा अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है। और उनको लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति इस स्तर पर है, इस तरह है, और उनकी अपनी मैंडेट जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो इस तरह की है कि वो ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनका सोना जो है लॉकर में सोने के अलावा और कुछ भी कर रहा है कि नहीं। वणकम मिसेस अय्यर, सौकी माँ। थैंक्स फॉर टॉकिंग सर। मेरा सोना मेरी बेटी को क्रिकेटर बना रहा है। सुपर सुपर। कुमार साहब आप बताइए क्या हाल चाल है। अरे बहुत ही बढ़िया सर, मेरा सोना मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस में रफ्तार ला रहा है। अरे वाह क्या बात। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिनसे गार्लिक पेस्ट। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रुख अब नरम हो गया है। ताज़ा घटनाक्रम में ट्रंप ने जानकारी दी है कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें एक पत्र लिखा है और वो रूस यूक्रेन शांति वार्ता और अमेरिका के साथ खनिज डील के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसे अमेरिका की धमकी या सैन्य मदद रोकने के फैसले का असर कहें या बदलते वैश्विक परिदृश्य का, लेकिन कहीं न कहीं अब जल्द ही युद्ध के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 3 साल से ऊपर हो गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की बागडोर संभालने के बाद वो इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध में शांति के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने बुधवार को अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमें ज़ेलेंस्की का एक पत्र मिला है जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा, यूक्रेन स्थायी शांति लाने के लिए जल्द से जल्द बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के लोगों से ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता। मैं और मेरी टीम स्थायी शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने लिखा है कि यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में अमेरिका के योगदान को महत्व देते हैं। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करने के लिए कितना कुछ किया है। खनिज और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में यूक्रेन आपके लिए किसी भी समय इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस के साथ ज़ेलेंस्की की तीखी बहस और उसके बाद अमेरिका की ओर से यूक्रेन को रोकी गई सैन्य मदद के एक दिन बाद ही ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को यह चिट्ठी लिखी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की ओर से भेजे इस खत की सराहना की है। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन में भीषण जंग को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं। अब इस पागलपन को रोकने का समय आ गया है। अब इस निरर्थक युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दोनों पक्षों से बात करनी होगी। इस क्रूर संघर्ष में लाखों यूक्रेनी और रूसी बिना वजह मारे गए या घायल हुए। इस संबंध में हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मजबूत संकेत भी मिले हैं।
दूसरी तरफ रूस ने भी संघर्ष खत्म करने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान का स्वागत किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव ने हालांकि कहा कि सवाल यह है कि किसके साथ बैठना है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के साथ बातचीत करने पर कानूनी प्रतिबंध है। इसलिए कुल मिलाकर दृष्टिकोण सकारात्मक है, लेकिन बारीकियां अभी भी नहीं बदली हैं। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी की पेशकश की है। खास बात यह है कि इसमें उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के शामिल होने की भी बात की है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU। प्रोफेसर सिंह, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बात करें तो जेलेंस्की का कहीं ना कहीं रवैया पहले से नरम पड़ा है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी कि एक पत्र भी जेलेंस्की की ओर से उनको लिखा गया है, और अभी का ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि CIA के सूत्रों से कुछ समाचार एजेंसियों को बताया गया है कि अमेरिका जो यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता था वो भी अमेरिका ने बंद कर दी है। क्या कुछ कहेंगे आप ताज़ा हालात पर? हाँ, जाहिर है कि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का सबसे बड़ा सहायक समर्थक तो अमेरिका ही था, और यदि वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग की या सप्लाईज पर रोक लगाई जाती है तो जाहिर है वो चिंता का विषय होता है। और इस पर विचार भी किया होगा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि उनकी मुलाकात 28 फरवरी की कैसी रही और उसको कैसे होना चाहिए था। तो उसके बाद जो पत्र लिखा है उसमें उनका बदला हुआ रुख साफ जाहिर है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के नेतृत्व में इस तरह की यदि पीस डील ब्रोकर की जाती है तो उसमें वो शामिल होना चाहेंगे। तो इस वक्त आप देखें, जेलेंस्की चाहते हैं कि पीस डील होनी चाहिए अमेरिका से, अमेरिका भी चाहता है कि पीस डील होनी चाहिए। रूस ने भी, जैसे आपने कहा, कि वो पीस डील की तैयारी में है, पर अभी भी बहुत से प्रश्न चिन्ह इसमें लगे हुए हैं। 19 फरवरी को आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था और कहा था कि वहां इलेक्शन होना चाहिए ताकि पता लगे कि वहां का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से रूस ने, जैसे आपने कहा, कि वहां भी कुछ कानूनी दांवपेच हैं जो वो मानते हैं कि वो जेलेंस्की से बात नहीं कर सकते। और ठीक उसी तरह से पहले से ही 2022 में सितंबर में एक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डिक्री पास की थी जिसमें कहा था कि पुतिन से निगोशिएट नहीं करेंगे। तो आपस में कौन किससे निगोशिएट करेगा, इसको लेकर अभी बहुत ही अड़चने सामने हैं। अब कब होगा वो, शायद वो मिनरल्स की डील भी हो पाएगी, या वो डील कौन साइन करेंगे, जेलेंस्की करेंगे या कोई संसद के दूसरे नेता करेंगे। यानी कि कहीं न कहीं आप संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन में तख्ता पलट कह दें या वहां पर राष्ट्रपति बदलना कह दें, ऐसा कुछ हो सकता है? ये भी हो सकता है। और क्या जो आपने कहा कि जो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने स्वागत किया है, सबको निमंत्रण किया है, पर क्या राष्ट्रपति ट्रंप बेलारूस जाएंगे? क्योंकि उनकी, अमेरिका की जो सोच है बेलारूस के राष्ट्रपति को लेकर, बहुत साल से वो राष्ट्रपति हैं वहां, वो क्या उनसे हाथ मिलाकर उनकी मेजबानी में वहां जाना चाहेंगे या कहीं और बात करना चाहेंगे? राष्ट्रपति पुतिन से वो कहाँ मिलना चाहेंगे? तो सैद्धांतिक तौर पर सबने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और युद्ध विराम होना चाहिए, पर उसको किस तरह से करा जाएगा, कौन कहाँ मिलेगा, बैठक कहाँ होगी, वो अभी बहुत सी चिंताएं हैं। एक खबर इस बीच में ये भी आ रही है कि इमैनुअल मैक्रो कीर स्टारमर को और जेलेंस्की को अपने साथ लेके व्हाइट हाउस एक बार फिर जाएंगे मिलने के लिए आने वाले कुछ दिनों में, इस तरह की भी खबर आ रही है। ये, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, वो साफ जाहिर है कि यूरोपीय देश भी ये मानते हैं कि वो अमेरिका के नेतृत्व से हटकर वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी जो रविवार को बैठक हुई लंदन में ये यूक्रेन सिक्योरिटी को लेकर यूरोपीय देशों की, उसमें कहा गया कि हम अपनी सुरक्षा खुद तैयार करें, 1.5% जो घरेलू उत्पाद है उसका प्रतिशत हम सुरक्षा में और बढ़ाएं ताकि हम सक्षम हो जाएं। पर अभी तक वो मानते हैं कि अमेरिका को साथ लिए बगैर युद्ध विराम नहीं होगा। पर जो आपने पत्र का जिक्र किया राष्ट्रपति जेलेंस्की के पत्र का, उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे युद्ध विराम होना चाहिए। पहले तो जो उन्होंने कहा प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज होना चाहिए, फिर जो आसमानी युद्ध है, जो मिसाइलों का, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का है, वो युद्ध खत्म होना चाहिए, फिर समुद्री युद्ध खत्म होना चाहिए, और जो सीमा पर युद्ध है वो बाद में आखिर में समाप्त होगा। यूरोपीय देश के नेताओं ने भी उसी का समर्थन किया कि इसी तरह की स्टेजेस होनी चाहिए युद्ध विराम की, और ये जल्दी होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए तेजी से। तो उसमें रफ्तार बनाए रखने के लिए जाहिर है कि यदि फ्रांस और यूके के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और मैक्रोन जाते हैं जेलेंस्की को लेकर फिर से
व्हाइट हाउस में, तो उसमें रफ्तार बनाए रखने में मुझे लगता है वो सहायक होगा। खासकर 28 फरवरी की मुलाकात के बाद उसको भी एक तरह से नया रंग रूप उसमें लाना जरूरी है कि जेलेंस्की और राष्ट्रपति ट्रंप की आपस में तालमेल कैसा होता है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप जेलेंस्की को एंडोर्स करते हैं यूक्रेनियन लीडर के नजरिए से या नहीं करते हैं। तो उसके लिए एक और यात्रा ऐसी होती है यदि 4 नेता मिलकर बैठते हैं व्हाइट हाउस में, तो मुझे लगता है युद्ध विराम की और बढ़ने में थोड़ी सी और तेजी नजर आएगी। चलिए, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये काफ़ी एक सकारात्मक इसको खबर कहें या सकारात्मक संकेत कहें कि जल्द ही अब ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध, पूरा विश्व चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो और कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की एक शुरुआत हो चुकी है। प्रोफेसर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और अभी कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत। आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर की चौथी किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है। कंपनियां, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता जा रहा है। इसी के तहत चीन ने एक बार फिर अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। चीन ने बुधवार को अपने रक्षा बजट का ऐलान किया, जिसमें चीन ने रक्षा खर्च के लिए $249 अरब का बजट रखा है। यह पिछले साल के बजट की तुलना में 7.2% ज्यादा है। दरअसल चीन अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देने की तैयारी कर रहा है और इसी के तहत वे अपनी सेना को भी मजबूत करने में जुटा है। हालांकि अभी भी अमेरिका की तुलना में चीन का बजट काफी कम है। गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अरब नेताओं ने $53 अरब का बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान अरब नेताओं ने योजना को मंजूरी दे दी है। गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाए बिना गाजा के पुनर्निर्माण के लिए यह नई प्रस्तावित अरब योजना 3 चरणों में लागू होगी। इजराइल ने योजना की निंदा की है। रूस ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच भविष्य की बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शामिल होगी। यह विषय पिछले महीने अमेरिका रूस वार्ता की शुरुआती दौर में भी उठाया गया था। पिछली बातचीत में रूस तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान समर्थित सशस्त्र समूह को लेकर ईरान के साथ संवाद करने में ट्रंप प्रशासन की सहायता करने पर सहमत हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में आतंकवादियों ने एक सैन्य छावनी पर हमला कर दिया। इनमें से कम 5 सैनिक और 13 नागरिक मारे गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद आतंकियों ने विस्फोटक से भरे 2 वाहनों को दीवार से टकरा दिया। TTP हाफिज गुल बहादुर समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जर्मनी ने रवांडा को दी जाने वाली नई विकास सहायता रोक दी है और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में संघर्ष में रवांडा की भूमिका को देखते हुए वो अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं की भी समीक्षा कर रहा है। इससे पहले बर्लिन ने रवांडा को M23 विद्रोही समूह से समर्थन वापस लेने को कहा था। दक्षिण सूडान के सैनिकों ने बुधवार को राजधानी में उपराष्ट्रपति रीक माचर के घर को घेर लिया और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटनाक्रम देश के उत्तर में स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान पर माचर से संबद्ध एक सशस्त्र समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद हुआ। राष्ट्रपति साल्वा किर के साथ माचर की राजनीति प्रतिद्वंदता अतीत में गृह युद्ध में भी बदल चुकी है।